हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी हम जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है उसका चैप्टर हम 14 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा नेशनल मतलब रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आज हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है। इससे पहले यानी कि जो हमारा आज हमारा पार्ट थर्ड रहने वाला है, इससे पहले हमने इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। और फिर हमने किस बारे में डिस्कस किया था कि आखिर सेंटर और स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रोविंस रखे गए कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है कि जो सेंटर और स्टेट के रिगार्डिंग बात किया गया, वो सारा हमने डिस्कस इन दो वीडियो में कर रखा है। आज हमारा पार्ट थर्ड रहने वाला है, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो बांटा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर किन किन तरीके से सेंटर के द्वारा डायरेक्शंस दिया जाता है स्टेट को लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव में से रिगार्डिंग, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, यानी कि राज्य और केंद्र की जो बाध्यता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर कार्यों का जो पारंपरिक प्रतिमंडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेटिव बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बारे में बात करेंगे। फिर हम ऑल इंडिया सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी और अदर प्रोविजन CSIO टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि किसके अंदर आते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर में आते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक विथ MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया है एम लक्ष्मीकांत का, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। वहीं पे 6th से लेकर के 11th क्लास की जो फर्स्ट एंड सेकंड बुक है वो दोनों कंप्लीट की जा चुकी है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न ये तीनों कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट संडे 1995 के और 1996 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस संडे हम 1997, 1998 और 1999 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 3 साल के क्वेश्चंस को हम इस संडे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक में बात कही गई है कि भाई सेंट्रल के पास कौन कौन सी पावर होगी, कौन कौन से जो प्रावधान रखे गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 256 से लेकर के 263 में रखा गया है, किसके रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट के रिगार्डिंग। तो उसमें सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। आपको याद होगा जब हम एनसीईआरटी की वीडियो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एग्जीक्यूटिव एक चैप्टर है, तो उसको हमने डिस्कस किया था कि भाई एग्जीक्यूटिव जो होता है वो होता है एक तरीके का मैनेजमेंट। स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी एग्जीक्यूटिव होता है। और एग्जीक्यूटिव हमने समझा था कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन परमानेंट, एक होते हैं परमानेंट। नॉन परमानेंट जो कि इलेक्ट होकर के आते पब्लिक के द्वारा, यानी कि वो वोटिंग में जो इलेक्शंस जीतते हैं, जिसको पब्लिक चुनती है, वो 5 साल के लिए आते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट यानी कि नॉन परमानेंट, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए या वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, ये सबको क्या रख ये सब कौन है, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। इनका काम क्या होता है कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको मैनेज करना। फिर हमने जो परमानेंट समझा था, परमानेंट किसमें, जैसे कि हम बात करते हैं IPS, IAS, ये सब किस में आते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की आते हैं। ये अपनी क्वालिफिकेशंस के दम पे आते हैं और 36 साल के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं। तो जब अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री के अंदर जो अगर फेडरल सिस्टम हमने जो अडॉप्ट कर रखा है कैनेडियन मॉडल का, तो उसमें क्या है, तो सेंट्रल और स्टेट से रिगार्डिंग में क्या है, पावर डिवाइडेड है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारी कंट्री में कितने टायर की गवर्नमेंट है, तो 3 टायर गवर्नमेंट है। यानी कि हम सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे भी है और लोकल लेवल पे, जिसे हम पंचायती म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। तो इसमें क्या है कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है, डिवाइडेड देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट के बीच में।
फिर वहीं पे बात करते हैं, अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो सेंटर एक्सटेंड टू होल इंडिया, यानी कि अगर आप ये समझिए कि जो हमारा जो सेंटर जो लॉ बनाता है वो क्या होता है, पूरे भारत देश के लिए बनाता है, पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसी होती है कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट के लिए भी जाकर के क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कि जब राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से रिजोल्यूशन लाया जाता है, तब सेंटर के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में जाकर के लॉ बनाए। जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट में सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा यानी कि सेंट्रल के द्वारा लॉ बनाया जाएगा, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट के द्वारा कानून बनाया जाएगा, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और राज्य दोनों यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा लॉ बनाया जाएगा। इसके अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ मैटर में यानी कि अब नॉर्मल टाइम पे क्या है, सेंट्रल के पास कुछ पावर्स आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में भी जाकर के क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। जैसे कि 2/3 बहुमत से क्या हो, राज्यसभा के द्वारा रिजोल्यूशन लाया गया हो, या 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मिलकर के क्या किया हो, पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया गया हो कि भाई आप हमारे स्टेट लिस्ट के मैटर में कुछ कानून बनाए, लेकिन वो लॉ उसी स्टेट में इम्प्लीमेंट होंगे जिस स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट की गई हो। तीसरा फिर हमने समझा था इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे। चौथा हमने समझा था कि भाई जो भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या स्कीम्स या बात करते हैं, कोई भी स्कीम्स क्या करनी हो, लॉन्च करना हो, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट के पास ये पावर आता है, सेंट्रल के पास पावर आता है कि वो स्टेट लिस्ट में जाकर के क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो सेंट्रल के पास ये पावर आ जाता है कि वो कुछ कंडीशंस में जो सेंट्रल के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है वो पूरे भारत पे इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं अभी बता रहा था कि कुछ कंडीशन में जब सेंट्रल के द्वारा लॉ बनाया जाता है तो वो स्टेट लिस्ट में भी जाकर के लॉ बना देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे कुछ कारण बताए थे। फिर जैसे कि बात कीजिए कि हमारी कंट्री के द्वारा कोई टेरिटरी या स्टेट एक्वाइर्ड किया जाता है। मान लीजिए कि इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, इसमें से इंडिया ने चाइना का कुछ हिस्सा क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो उस कंडीशंस में जो पार्लियामेंट यानी कि जो सेंटर लॉ बनाएगा वो उस पे इंप्लीमेंट होगा, फिर चाहे वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता हो या ना आता हो। तो इस तरीके से क्या है, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, दोनों के बीच में डिस्टर्ब यानी कि बटे हुए देखने को मिलता है, चाहे हम स्टेट की बात कर ले या सेंट्रल की बात कर लें। तो जैसे कि हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट में, तो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव कि वो उसमें लॉ बना सकता है। फिर कुछ कंडीशंस में वो सेंट्रल यानी कि स्टेट लिस्ट में भी वो क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा कंकरेंट लिस्ट आता है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट इन दोनों के द्वारा लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन इस सेंट्रल लिस्ट में भी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस लॉ को दिया जाएगा, जो स्टेट सेंट्रल के द्वारा बनाया जाए। यानी कि मान लीजिए एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, यानी कि संघ सूची में आता है। यानी कि इसके रिगार्डिंग में अगर सेंट्रल ने कोई लॉ बनाया तो और स्टेट ने लॉ बनाया, दोनों ने इसके रिगार्डिंग एजुकेशन के रिगार्डिंग एक एक लॉ बनाया, तो इसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, सेंट्रल के लॉ को दिया जाएगा, ना कि स्टेट के लॉ को दिया जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमें क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सेंट्रल की क्या देखने को मिलता है, एक ओवर कंट्रोल देखने को मिलता है स्टेट पर। तो इसीलिए जो हमारा सबसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है, किस लेवल पे माना जाता है, सेंट्रल लेवल पे माना जाता है। क्यों, कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कीजिए और लोकल गवर्नमेंट की बात कीजिए, लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के अकॉर्डिंग काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सेंट्रल के अंडर वो काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक एग्जीक्यूटिव पावर हमें देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल सेंट्रल का नहीं रहता है। लेकिन कुछ अब नॉर्मल टाइम पे ही क्या होता है, तो सेंट्रल कंट्रोल ओवर कंट्रोल कर सकता है स्टेट पे। जैसे कि आप बात समझिए इमरजेंसी की ड्यूरेशन में, किसके टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे 3 टाइप्स की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रखी गई है, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। यदि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी या स्टेट इन कंडीशंस में क्या है,
उस स्टेट, जब यदि मान लीजिए कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उस स्टेट में कंट्रोल किसके हाथ में चला जाता है? सेंट्रल के हाथ में चला जाता है। नेशनल इमरजेंसी में सारा कंट्रोल, हर एक स्टेट का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? सेंट्रल के हाथ में रहता है। और फाइनेंशियल में भी सेंट्रल के हाथ में रहता है। तो कुछ कंडीशंस में क्या है, हमारा जो सेंट्रल है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है कंपेयर टू स्टेट। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसको क्या रखा गया है? यानी कि क्वाइजी फेडरल, यानी कि दोनों का हमें देखने को, यानी कि दोनों सेंट्रल भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है और स्टेट की अपनी एक प्रोविंस है, अपना एक अथॉरिटी है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें क्या है कि स्टेट को भी अपनी एटोनॉमी दी गई है और सेंट्रल को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एटोनॉमी दे रखी है, ताकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या है, हार्मोनी बनी रहे। तो इस तरीके से हमें एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है सेंट्रल और स्टेट में। अब बात करते हैं हम दूसरा टॉपिक, जो कि हमारा सेंटर डायरेक्शंस टू द स्टेट, यानी कि कुछ मैटर में सेंटर के द्वारा क्या किया जाता है? डायरेक्शन दिया जाता है स्टेट को। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस मीन्स, यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि राज्य को सेंटर ये आदेश दे सकता है कंस्ट्रक्ट्स, और जो मेंटेनेंस है वो कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में। फिर वहीं पे बात कर सकते हैं जो स्टेट के अंदर जो रेलवे आते हैं, हमें पता है कि दुनिया की दूसरी या तीसरी रेलवे नेटवर्क की बात करें तो उसमें हमारा देश इंडिया आता है। तो यानी कि जब दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क वो हमारे देश में है, तो यानी कि हमारे देश के आज के टाइम पे जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, उन सब में क्या है? रेलवे होगा। और रेलवे किसके अंदर में आता है? तो सेंट्रल के अंदर में हमारा रेलवे देखने को मिलता है। लेकिन हर एक स्टेट से रेलवे, जब रेलवे होके गुजरता है, तो स्टेट इसके लिए क्या कर सकता, मतलब सॉरी, सेंटर इसके लिए क्या कर सकता है? स्टेट को गाइडेंस दे सकता है कि आपको रेलवे प्रोटेक्शंस करना होगा आपके राज्य में जो रेलवे नेटवर्क है उसके। फिर सेंट्रल के द्वारा ये भी प्रोविंस रखा गया है कि सेंट्रल स्टेट को ये भी एडवाइस दे सकता है कि वहां पे जो प्राइमरी एजुकेशन है, जैसे कि हम बात करते हैं 6 साल से 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो एजुकेशन दिया जाता है वो प्राइमरी एजुकेशन में आता है। तो यानी कि राज्य सरकार, सॉरी, केंद्र सरकार, यानी कि आप समझिए सेंटर स्टेट को इस डायरेक्शन में भी, यानी कि ये एडवाइस दे सकता है कि जो भी आप 6 साल से 14 साल के बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन दिलवा रहे हो, उसमें क्या हो, उनकी मदर टंग उसमें होनी चाहिए प्राइमरी स्टेज एजुकेशन के अंदर। फिर ये भी रखा गया कि जो भी स्कीम, यानी कि जो भी वेलफेयर स्कीम आप अपने राज्य के अंदर ट्राइब शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाए, तो उसके रिगार्डिंग में भी क्या है? सेंट्रल डायरेक्शंस दे सकता है अंडर आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग। तो कुछ कंडीशंस में क्या है? सेंट्रल के द्वारा एडवाइस दिया जा सकता है किसको? तो स्टेट को। तो ये भी हमें क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच की जो बाध्यता है उस पर डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दो रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द ऑर्डर ऑफ गिवन एम्पायर स्कोप ऑफ द सेंटर फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इट एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। Thus, the executive power of the every state is to be the exercised in such a way। यानी कि आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दो तरीके की रिस्ट्रिक्शंस की बात रखी गई है, किसके रिगार्डिंग में? जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट ऑर्डर के लिए। तो कौन कौन सी बात रखी गई है? वो दो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या रखा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून, तो किस किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस की बात रखी गई? जैसे कि आप ये समझिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य में लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि आप ये समझिए, जब पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वो राज्यों पर लागू होता है, किसी भी मौजूदा कानून की बात करें, उसका जब पालन नहीं किया जाता है राज्य के द्वारा, तो उस टाइम पे क्या है? सेंट्रल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर पे। दूसरा कंडीशंस क्या रखा गया है कि उसमें राज्य में केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्ण ग्रहण नहीं किया, और जबकि पूर्ण राज्य
एक समान दायित्व देता हो या बाद वाला केंद्र की कार्यकारी शक्ति बाधा नहीं डालने के लिए राज्य की एक विशिष्ट दायित्व हो। यानी कि आप ये समझिए कि जहां पे सेंट्रल और स्टेट जब पावर बनाया यानी कि लॉ बनाया जाता है तो वहां पे किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो वो दी जाती है सेंट्रल के लॉ को। तो दो तीन मतलब आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बात रखी गई कि दो कंडीशंस में क्या है, रिस्ट्रिक्ट यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। पहला कि जब पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो और वो स्टेट उसको अप्लाई ना कर पाओ। दूसरे में क्या है कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी कि राज्य और केंद्र के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो तो उसमें पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी, केंद्र सरकार को केंद्र की दी जाएगी, ना कि। अब बात करते हैं हम किस बारे में, म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शंस के बारे में, जिसको कार्यकारी का जो पारंपरिक प्रतिमंडल है उसके बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड कराता है इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन ऑर्डर टू मैनिटेट द रेगुलेटरी एंड अवॉइड द सिचुएशंस ऑफ डेडलॉक। यानी कि संविधान कठोरता को कम करने और गतिरोध की स्थिति को बचाने के लिए क्या किया है, कार्यकारी कार्यों के अंतर सरकारी प्रतिमंडल का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया है। फिर जैसे कि आप बात कीजिए कि प्रेसिडेंट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय डेलीगेट द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द यूनियन स्टेट। यानी कि राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति संघ के कार्यकारी कार्यों की राज्य को सौंप सकता है। फिर वहीं पे बात करते हैं द गवर्नर विद द कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बे डेलीगेट द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट यूनियन। यानी कि राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से ही राज्य के कार्यकारी कार्यों के संघ को सौंपता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात रखी गई है और यहाँ पे गवर्नर की बात रखी गई। और आपको ये भी पता है कि कंट्री का हेड किसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट को। और स्टेट का हेड किसको कहते हैं हम, गवर्नर को। और रूलिंग पार्टी का हेड सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होता और स्टेट लेवल पे हमारा चीफ मिनिस्टर होता। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात रखी गई है और यहाँ गवर्नर की बात रखी गई। फिर अगर हम बात करते हैं जो म्यूचुअल डेलीगेशंस है कुड बी एथर कंडीशनल और अनकंडीशनल। यानी कि यह आपसी प्रतिमंडल या तो सशर्त या बिना शर्त के हो सकता है। संविधान राज्य की सहमति के बिना क्या है, राज्य के संघ के कार्यकारों के जो प्रतिनिधि मंडल का वो क्या है, का भी प्रावधान करता है। हालांकि ऐसा प्रतिनिधि मंडल संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि एक राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति को उसी तरीके से प्रतियोजित नहीं कर सकता है जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं सेंट्रल करता है। अब बात करते हैं कुछ कॉरपोरेशंस की भी बात रखी गई है सेंटर और स्टेट की, क्योंकि जिस तरीके का हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं जो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है, तो इसके बीच में क्या है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में क्या है, हमें काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो इस चीज के लिए भी क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में कहीं ना कहीं एक सहयोग की बात भी रखी गई है। जैसे कि आप ये देखिए कि जो पहला पॉइंट में कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अप्रूव्ड बाय द adjudications of any dispute or complaint with respect to the use, restrictions and control the water of any inner state या रिवर वैली आप कह सकते हैं। यानी कि जब दो या दो से यानी कि आप ये समझिए कि जब राज्य एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में वाटर कंट्रोल को लेकर के या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के कंफ्लिक्ट हो रहा हो, तो उसमें क्या है, पार्लियामेंट या आप कहिए कि सेंट्रल क्या कर सकता है, उसमें कुछ लॉ बना सकता है या दोनों में इंटरट्रेट यानी कि आप बात कर सकते हैं किस बारे में, दोनों में समझौता कर सकता है या न्यायपूर्ण के लिए क्या है, प्रावधान राज्य वो केंद्र के द्वारा लाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 263 के बात करें तो प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन अ सेंटर एंड स्टेट, जो कि 1990 में स्थापित भी किया गया था। यानी कि आर्टिकल 263 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो राष्ट्रपति है वो इस्टेब्लिश कर सकता है राज्य और केंद्र के बीच में क्या, इनर स्टेट काउंसिल, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा और डिस्कस करेगा कॉमन इंटरेस्ट जो कि राज्य और केंद्र का होगा। और ये सेटअप कब किया गया था, तो 1990 में ये सेटअप किया गया था।
तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट is to be a given throughout the territory of India to public acts, record and judicial proceeding of the central and every state। यानी कि केंद्र और हर राज्य के जो सार्वजनिक कृत्य की अभिलेख और जो न्यायिक कार्यवाही को पूरे भारत में पूर्ण विश्वास और श्रेय को दिया जाना है। तो ये कुछ कॉर्पोरेट की बात रखा गया है सेंटर और स्टेट के बीच। फिर वहीं पे अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कैन अपॉइंट द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोज रिलेटिंग टू द इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बट नो सच अथॉरिटी हैज बीन द अपॉइंट सो फार। यानी कि व्यापार वाणिज्य और अगर हम बात करते हैं किस बारे में, व्यापार वाणिज्य और जो उनका जो कॉमर्स इंटरकोर्स है, यानी कि फिर हम बात करते हैं अंतरराज्य स्वतंत्रता के संबंध में क्या है, संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है, संसद के उपयोग प्रावधान की क्या करता है, नियुक्ति कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। अब बात करते हैं हम ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, जिसमें हमारा आता है आईएएस या बात करते हैं आईपीएस। जब हमारा देश आजाद नहीं था, जब कॉलोनियल टाइम की बात करते तो उस टाइम हम इसे इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते थे। जैसे ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमने आईसीएस को रिप्लेस करके क्या कर दिया, आईएएस कर दिया, और आईपी को रिप्लेस करके आईपीएस कर दिया गया। और 1966 में ऐड किया गया किसको, आईएफएस। यानी कि यहाँ पे आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आज के टाइम पे ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो कितने टाइप्स की हैं, तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सा, एक हो गया आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ये 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, अगर देखिए इसमें क्या, ऑल इंडिया सर्विसेज violate the principle of federalism under the constitutions by the restricting the autonomy and यानी कि patronage of the state they are supported on the ground that। यानी कि यद्यपि अगर हम अखिल भारत सेवा राज्य की स्वायत्तता और संरक्षण के प्रतिबंध करने वाले संविधान के तहत क्या है, संघवाद के सिद्धांत का क्या करती है, वो उल्लंघन करती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि हम बात करते हैं आईएएस या आईपीएस के बारे में, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल के। हर एक स्टेट में सेंड किए जाते हैं जब कोई कैंडिडेट अपना यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो यानी कि वे केंद्र के साथ साथ राज्य के प्रशासन पे उच्च स्तर को बनाए रखने में वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि आप देखिए हर एक स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, और सेंट्रल लेवल पे क्या देखने को मिलता है, हमें यूपीएससी देखने, यानी कि यूपीएससी के कैंडिडेट को 5 साल, वो जैसे ही अपना पोस्टिंग लेगा तो सबसे पहले कहाँ से लेगा, एसडीएम के पोस्ट पे लेगा। 5 साल के बाद वो कहाँ पे जाएगा, डीएम के पोस्ट पे जाएगा। वहीं पे अगर कोई पीसीएस क्वालिफाई करके आता है तो उसको कम से कम लग जाएगा 15 साल कहाँ पहुंचने में, एसडीएम के पोस्ट पे पहुंच। तो जितने भी जो सेंट्रल से जो क्वालिफाई होकर के आते हैं, यानी कि जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आता है, वो डायरेक्ट किस पोस्ट पे पहुंचते, एक अच्छे खासे, यानी कि सेंट्रल लेवल से जो होकर के आते हैं वो एक वेल पोस्ट पे बैठते हैं जाकर के स्टेट के अंदर, और वो क्या करते हैं, उच्च स्तर को फिर बनाए रखने में क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। फिर वहीं पे बात करें पूरे देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था की एक रूपता क्या है, सुनिश्चित करने में भी ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, जितने भी जो हमारे सिविल सर्वेंट्स जो ऑफिसर सब होते हैं उनकी। फिर बात करते हुए केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, सामान्य हित के मुद्दों पर क्या है, स्पष्ट सहयोग समावेश संयुक्त कार्रवाई की भी सुविधा वो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हम पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जैसे कि हर एक स्टेट का अपना क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जिस तरीके से आपको यूपीएससी देखने को मिलता है सेंट्रल लेवल पे, उसी तरीके से हर एक स्टेट का अपना क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसमें भी क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में देखने को मिलता है। जैसे कि आप ये देखिए, अगर हम चेयरमैन और मेंबर की बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और हटाया किसके द्वारा जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है।
फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट स्टेब्लिश कर सकता है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है कि दो स्टेट का क्या कर सकता है, एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो इस तरीके से पार्लियामेंट क्या कर सकता है, उसको स्टेब्लिश कर सकता है। दो या दो से ज्यादा पब्लिक सर्विस कमीशन को वो क्या कर सकता है, मिला करके एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि स्टेट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंक्रीट, यानी कि समझिए कि एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकता है, और ये अगर बात करते हैं, ये अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सर्व करता है नीड टू द ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि लोक सेवा जो आयोग है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुरोध और राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन राज्य की जरूरतों को पूरा कर सकता है। यूपीएससी किसी भी सेवा के लिए क्या है, संयुक्त भर्ती की योजना बनाने और संचालित करने में राज्य, जब दो या दो से अधिक राज्यों को अनुरोध किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जिनके लिए विशेष योगदान रखने वाले जो उम्मीदवारों की जो आवश्यकता उसमें होती है। तो ये था कुछ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस किसके अंदर, पब्लिक सर्विस कमीशंस के अंदर। फिर वहीं पे बात करें, ये किसके अंदर की बात रखी गई थी, तो ये रखा गया था यूपीएससी के बारे में, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पे हमने दोनों के कंडीशंस को समझा। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में। जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेटिव पावर क्या रखा गया है, स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइडेड करके रखा गया है, लेकिन उसी तरीके से हम जुडिशली सिस्टम की बात करें तो वो डिवाइड नहीं किया गया है। वो हमारे पूरे कंट्री में क्या जुडिशियल पावर एक ही देखने को मिलता है। फिर जैसे कि आप ये समझिए, जो हमारा जुडिशियल पावर है, यदि कि आप बात कीजिए भारत की जो दोहरी राज व्यवस्था है, फिर भी न्यायिक प्रशासनिक क्या है, दोहरी व्यवस्था में नहीं है। दोहरी व्यवस्था मतलब हो गया आपका कि सेंट्रल लेवल पे अलग और स्टेट लेवल पे अलग देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा जो न्यायिक प्रशासन है वो एक ही व्यवस्था है, ना कि दोहरी व्यवस्था। दूसरी ओर संविधान ने शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे क्या है, राज्य उच्च न्यायालय के साथ साथ एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना की गई। यानी कि आप ये समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या है, हमारे स्टेट का, हमारी नेशंस का, यानी कि इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसका एक ही सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि आप यूएसए की बात कीजिए तो यूएसए का सेंट्रल का अपना अलग सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट का आपको अपना सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशरी पावर भी डिवाइडेड है। लेकिन हमारी कंट्री में जुडिशरी पावर डिवाइड नहीं है। पूरी कंट्री का क्या है, हमारे पूरे देश का क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और हर एक राज्य का अपना क्या है, हाई कोर्ट है। तो वहीं पे बात करते हैं कि अगर हम, दिस इज द डन टू एलिमिनेट अ डाइवर्सिटी ऑफ द रेडिमल प्रोसीड्योर, यानी कि आप ये समझिए, यह उच्चात्मक प्रक्रिया में क्या है, विविधताओं को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, या समाप्त करने के लिए किया जाता है। उच्च राज्यपाल, यानी कि राज्य के जितने भी जो हाई कोर्ट्स हैं, उसके जो जज की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पे। यानी कि आप ये समझिए कि हमारी कंट्री का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो, और स्टेट का गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि उस स्टेट के हाई कोर्ट का जज कौन होगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा उसको नियुक्त अपॉइंटमेंट की जाती है। लेकिन उसको सिर्फ हटाया या ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया या उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर वहीं पे बात करते हैं, पार्लियामेंट दो स्टेट का एक हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, स्टेब्लिश कर सकता है। या जैसे कि आप बात कीजिए, यानी कि जो हमारा महाराष्ट्र है और गोवा है, उसका क्या है, आपको एक सिंगल हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि वो दो स्टेट या दो स्टेट का एक कॉमन, यानी कि एक सिंगल हाई कोर्ट आपको स्टेब्लिश वो कर सकता है। जैसे कि आप फिर बात कीजिए हरियाणा का और पंजाब का, क्या देखने को मिलेगा आपको, एक सिंगल हाई कोर्ट, यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक पावर आपको देखने को मिलता है किसमें, पार्लियामेंट का। और ये है हमारा रिलेशन, एक जुडिशियल के अंदर स्टेट और सेंटर का क्या रिलेशन देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी की बातें में। इमरजेंसी तीन टाइप्स की होती है। पहला होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी जो कि आता है अंडर आर्टिकल 332। दूसरा आता है हमारा स्टेट इमरजेंसी जो आता है 356। और तीसरा आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आता है 360। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वो अभी तक 3 बार लगाई जा चुकी है, और स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो वो कई बार हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम्स में लगाई गई है। अगर सबसे ज्यादा अगर हम नेशनल इमरजेंसी वो स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो राजस्थान में लगाई गई है। फिर आपको पता है दूसरे नंबर पे कहाँ सबसे ज्यादा लगाई गई है, तो जम्मू कश्मीर में लगाई गई है। तो स्टेट इमरजेंसी जो इमरजेंसी वो आर्टिकल 356 के अंदर आता है। फाइनेंशियल एनर्जी 360 ये एक बार भी नहीं लगाई गई है, जो 360 के अंदर में आता है। और स्टेट जो नेशनल इमरजेंसी है वो 352 के कंडीशन तो अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 352 के अंदर आता है। जैसे ही अगर हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारी पावर किसके पास आ जाती है, स्टेट के पास आ जाती है। उस टाइम पे स्टेट स्ट्रांग बन जाता है। यानी कि केंद्र किसी भी मामले पर फिर क्या कर सकता है, उसमें वो कानून बना सकता है, निर्देश दे सकता है, उस पर एक हकदार हो जाता है किसका, सेंट्रल का। तो यानी कि फिर राज्य सरकार को केंद्र के पूर्ण में नियंत्रण में लाया जा सकता है। फिर अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, सॉरी स्टेट इमरजेंसी की बात करें, तो इसमें क्या है, जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, गवर्नर के हाथ में। और गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल के द्वारा। तो गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये किया जाता है सेंट्रल के द्वारा। तो जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट में इंप्लीमेंट होती है तो सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर, ये जो भी अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो किसके अंदर में आ जाती है, गवर्नर के अंदर में आ जाती है। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है, तो उसमें क्या है, सेंटर कैन डायरेक्ट टू द स्टेट एब्जॉर्ब अ कैनोन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एंड गिव एंड कैन गिव अदर नेसेसरी डायरेक्शंस इंक्लूडिंग द रिक्रूटिंग टू सैलरीज और ऑफ द सर्विस स्टेट। यानी कि जैसे ही कंट्री में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है तो केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य यानी कि जो भी सिद्धांत के पालन को करने में निर्देश दे सकता है। या हम बात करते हैं स्टेट के अंदर जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो अपनी सर्विस दे रहे हैं तो उसके सैलरीज में कमी ला सकता है, और उसके रिगार्डिंग में कोई अन्य अदर एडवाइस भी सेंट्रल के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये कुछ पावर्स है जो कि क्या करने को मिलती है, यानी कि इमरजेंसी की ड्यूरेशन में भी किसके हाथ में आ जाती है, तो वो आपको सेंट्रल के हाथ में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम अदर प्रोविंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 355 इम्पोज करता है दो ड्यूटी किसके बारे में, सेंट्रल के बारे में। यानी कि सेंट्रल की क्या रखी गई, इसमें दो मतलब दो कर्तव्य भी रखा गया। पहली कर्तव्य की बात करते हैं, जो भी आउटर कंट्री है, जैसे क्या बात कीजिए चाइना या पाकिस्तान, ये जो भी आप एग्जांपल में कोई भी कंट्री रख सकते हैं। तो यदि बाहरी देश के द्वारा जब आक्रमण किया जाता है तो सेंट्रल का ये पहला दायित्व बन जाता है कि वो अपने स्टेट का क्या करे, प्रोटेक्ट करे। क्या करे वो, प्रोटेक्ट, पहला दायित्व। दूसरा दायित्व ये आता है कि यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करे। यदि कोई स्टेट यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है तो वहां पे सेंट्रल क्या करती है, फिर अपना स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आता है उसको वहां पे इम्पोज कर देती है, और जिसकी वजह से जो पावर है वो किसके हाथ में चला जाता है, सीधा सेंट्रल यानी कि गवर्नर के हाथ में आ जाता है। तो 330 यानी कि आप ये समझिए जो हमारा 335 है वो सेंट्रल को क्या करता है, दो ड्यूटीज भी देता है। फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि स्टेट के अंदर के जो गवर्नर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को संभालता है उसी तरीके से गवर्नर एक स्टेट के अंदर उस ऑफिस को संभालता है। अगर हम एडिशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो वो कौन होता है, स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है।
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल्स के अकॉर्डिंग बात करें, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग एक स्टेट का हेड होता है हमारा गवर्नर, और जो कि एजेंट होता है किसका? सेंट्रल का। इसीलिए काफी बार हमें क्या देखने को मिलता है? गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर के बीच में, स्टेट और गवर्नर यानी कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आप बात कीजिए वेस्ट बंगाल और गवर्नर, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर के बीच में हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जो बार बार कहती है कि जो गवर्नर है वो डॉग है किसका? सेंटर का। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर क्या करता है? सेंट्रल को रिपोर्ट्स क्या करता है? सबमिट्स करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर से रिगार्डिंग में। फिर बात करते हैं स्टेट इलेक्शंस कमिश्नर, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा स्टेट में, लेकिन उसे सिर्फ हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के ही द्वारा। ये कुछ अदर प्रोविंस थे हमारे सेंटर और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के रिगार्डिंग में। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने बात की थी जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर है उसके अकॉर्डिंग बात किया था। अब हम बात करेंगे एडिशनल यानी मतलब एक्स्ट्रा में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर में रखे गए। तो जैसे कि इसमें क्या क्या रखा गया है कि जैसे कि बात कीजिए गवर्नर कॉन्फ्रेंस या प्रेसिडाइज ऑफ ओवर द पार्लियामेंट, फिर चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर के साथ, जैसे कि हमने कोविड-19 के टाइम में देखा था कि सेंट्रल और स्टेट के द्वारा क्या है यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और चीफ मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जा रहा था? मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही थी, कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे कि किस तरीके से स्टेट के अंदर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखना है और किस तरीके से हमें जो कोविड-19 जो स्प्रेड हो रही थी वो क्या करना है? कंट्रोल में करना, और किस तरीके से पब्लिक के वेलफेयर में काम करना है। फिर वहीं पे बात करते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस होती है प्रेसिडेंट द कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ। फिर वहीं पे बात करते हैं कॉन्फ्रेंस जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर, होम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस टू होम सेंट्रल मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस टू लॉ सेंट्रल लॉ मिनिस्टर। तो ये सब कुछ अदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस हैं जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेशंस के रूप में क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशंस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज था ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस डिस्कस किया सेंटर और स्टेट का। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को क्या करना? कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर वो डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब हम अपना आगे का जो लेक्चर है हमारा फाइनेंशियल रिलेशंस उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।